हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम जानते हैं दो तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो मैटर में एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम सिंपलेस्ट वे में बोलें तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख के किसी भी सब्सटेंस को बता पाओगे। आपको उसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल चेंज उसमें लाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई नया सब्सटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेती है। क्या होते हैं? दीज प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड और कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आपको कंपाउंड, आपको जो सब्सटेंस दिया है, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो कोई एलिमेंट हो, ठीक है, आपको जो सब्सटेंस दिया है उसकी आइडेंटिटी और उसकी कॉम्पोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, जैसे कि कलर कुछ एलिमेंट से कलर आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का कलर रेड होता है। ठीक है, कॉपर का कलर रेड होता है। तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं, आपको लैब में देते हैं, उनका कलर आप उन्हें देख के बता सकते हैं। ठीक है, बाय सीइंग द कलर आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, कंडक्टिविटी आप जानते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हार्डनेस ये भी क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट, कि कोई भी सॉलिड कितने देर में मेल्ट हो जाता है टू बिकम लिक्विड। ठीक है, तो आप जानते हैं आइस जो होती है वो 0 डिग्री पे क्या होती है, मेल्ट होती है। ठीक है, 0 डिग्री पे मेल्ट होती है टू बिकम वाटर, मतलब लिक्विड। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी लिक्विड है तो वो बॉयल होकर गैशियस फॉर्म में चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होती है, और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 0 डिग्री होती है। ठीक है, और डेंसिटी भी आपकी क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी को भी कैटेगराइज किया गया है दो टर्म्स में, एक होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हम ये पढ़ेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ जो आपका सब्सटेंस है, जो आपको दिया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ये भी आपकी क्या होगी? डेंसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी अगर मैंने एक बाउल में वाटर ले लिया और एक क्या होती है, एक छोटे से जो होता है ना, छोटे से बाउल में आपको क्या लिया, पानी लिया, और मैंने कहा एक ग्लास वाटर में, मतलब एक ग्लास में मैंने वाटर लिया, तो दोनों की डेंसिटी बदल जाएगी? नहीं, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती डेंसिटी। ठीक है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, और आप एक्सटेंसिव में याद रखो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। जैसे आपका मास, आप जानते हैं कि एक छोटा सा ब्लॉक है उसका मास कम होगा, और जब एक बड़ा सा ब्लॉक लेंगे तो उसका मास ज्यादा होगा, वो हेवियर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ये भी आपकी क्या हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। जब आप छोटी सी चीज लेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जब ज्यादा बड़ी चीज लेंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। राइट, तो ये चीज है। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दो पार्ट्स में डिवाइड है, हम ये पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नए सब्सटेंसेस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे नए सब्सटेंसेस बनेंगे। तो प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, वही बात होगी। देखिए, जो मैंने अभी हिंदी में बोला वो इंग्लिश में लिख दिया। प्रॉपर्टीज दैट डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस की क्षमता टू रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, मतलब कैसे बनेगा? केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा, मतलब यहाँ तो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज, जैसे आप जानते हैं रस्टिंग क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है ना। आप रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपने पढ़ी है तो उसमें होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, स्पॉन्टेनियस चलती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन तभी कहलाता है जब उसमें ऑक्सीडेशन होगी और एक कंपाउंड का क्या हो रहा है,
एक एलिमेंट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरे एलिमेंट का क्या होगा रिडक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन तो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन, तभी आप उसे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, और तो ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है रस्टिंग। ठीक है, और आपने सबसे सबसे फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसका फॉर्मूला आपका होता है Fe2O3.XH2O। XH2O क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये वैरी करेगा, वाटर जितना आप लेंगे उतना ये वैरी करेगा। ठीक है, हाइड्रेट अगर ज्यादा हाइड्रेशन आप ज्यादा वाटर, और क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होता है, तो वाटर आप ज्यादा लेंगे तो ये यहाँ पे एक्स जो है नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कंबशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कंबशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर आप देखिए ये Na+H2O, Na सोडियम मेटल जब H2O से रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया NaOH+H2O, ये भी आपका क्या हुआ केमिकल रिएक्शन। फिर आप हीटिंग करोगे तो वो जैसे आप डिफरेंट तरह का आपको क्या दी जाती है एलिमेंट दी जाती है। ठीक है, डिफरेंट मतलब कोई सब्सटेंस दिया जाता है आपको लैब में और आपको उसे हीट करना होता है, तो वो भी क्या करता है केमिकल चेंज करता है, केमिकल रिएक्शन ही करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, कोई आपको सपोज एक कंपाउंड ए दिया है तो वो उसे आप हीट करोगे तो उसका कलर क्या होगा चेंज हो जाएगा, कभी वो कलरलेस बन जाता है। ठीक है, अच्छा खासा कलर रहता है फिर वो कलरलेस हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो हीटिंग भी क्या आती है केमिकल रिएक्शन। एक होता है टॉक्सिसिटी भी क्या होती है केमिकल रिएक्शन। टॉक्सिसिटी ये भी क्या होती है ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होती है। तो आप ये सब क्या बोल दोगे, ये सब क्या है प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। बस याद रखो केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, नए सब्सटेंसेस बनेंगे। जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी रिएक्शन, कोई भी कॉम्पोजिशन, मतलब पूरा कॉम्पोजिशन क्या रहेगा सेम रहेगा, आइडेंटिटी उसकी लॉस नहीं होगी। बट यहाँ पे आइडेंटिटी केमिकल में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, और हम बेसिकली ज्यादा इस पे ही फोकस करेंगे केमिस्ट्री में, भाई केमिकल रिएक्शंस ही तो करते हैं ज्यादातर, तो फोकस हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही ज्यादा रहता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स देख लिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमें पढ़नी है, इतनी सारी चीजें हैं, हमें कंबशन भी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हम टेस्ट भी पढ़ते हैं, जैसे कि फ्लेम वाला टेस्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी उसी में आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो ये सब आगे चल के हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो और हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या क्या, जैसे कलर हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, वो होती है जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, जिसे आप देख के बता सकते हो, राइट, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें उसकी कॉम्पोजिशन को बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, तो आप जानते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, आप जानते हो कि फिजिक्स में आप ये पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो एंड फॉर फिजिक्स ऑल्सो, और फिजिक्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन में ये पढ़ते हो एसआई यूनिट। ठीक है, तो 7 आपको पता है कि ये क्या होती है, ये 7 क्या है, ये 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 है इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब सबसे, मतलब कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनसे मिलके अब सारी क्वांटिटीज बनेंगी, और जो इनसे मिलके बनती हैं उन्हें हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हो जैसे वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, फोर्स हुआ, ये सब क्या होंगे डिराइव क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, आप जानते हो लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। ठीक है, एम से इसे डिनोट करते हैं। फिर मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी यूनिट होती है उसकी। ठीक है, केजी हम क्या लिखते हैं, सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, फिर टाइम को टाइम की जो एसआई यूनिट होती है सेकंड होती है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं एम्पियर है, सब फिजिक्स में आपको पढ़ा जाता है ये। टेम्परेचर केल्विन। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आ गया केमिस्ट्री के लिए, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, उससे उसकी जो एसआई यूनिट होती है मोल, लेकिन जब उसका सिंबल होगा तो MOL होगा, ठीक है। मोल का मतलब MOLE, बट यहाँ पे अगर सिंबल उसका जो यूज करते हैं एसआई यूनिट का वो होता है MOL, ठीक है। फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं, जिसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कैडिला, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कैडिला, ठीक है। CD से स्मॉल c और D से हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी बोलती है कि पहले क्या हुआ था, अर्लियर जो मेजरमेंट की जो वो यूनिट्स थी वो दो सिस्टम पे बेस्ड थी। कौन कौन सी, एक था इंग्लिश सिस्टम और एक था मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जो था वो एक्सेप्टेड था उस मतलब पहले, ठीक है, पहले अर्लियर मेट्रिक सिस्टम जो था वो एक्सेप्टेड था। वो किस पे बेस्ड था, वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में 18th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था, डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। उसके बाद आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, मतलब जैसे आप एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी। इससे आप जो डिराइव करते हो उसे आप डिराइव क्वांटिटीज कहते हो, जो आप फिजिक्स में देखोगे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो रिलेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो उसमें कोई आपको मेगा के टर्म में देगा, आपको मीटर में उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो आंसर आता है आपका वो जनरली किस में आता है, एसआई यूनिट्स में आता है, अनलेस अनटिल क्वेश्चन की डिमांड ना हो, ठीक है। आप कोई भी चीज किस में लिखते हो, एसआई यूनिट में लिखते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। ओके, तो ये आपका रिलेशन है, देखिए वन डेका जिसे आप DA से डिनोट करते हो इक्वल्स टू 10 मीटर। 1 हेक्टो जिसे आप स्मॉल h से डिनोट करते हो इक्वल्स टू 10 की पावर 2 मीटर। 1 किलो जिसे आप स्मॉल k से डिनोट करते हो इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर। 1 मेगा कैपिटल M से डिनोट करते हो इक्वल्स टू 10 की पावर 6। और 1 गेगा, G है ये, गेगा, 1 गेगा जिसको आप कैपिटल G से डिनोट करते हो इक्वल्स टू 10 की पावर 9 मीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -1 मीटर। 1 मिलीमीटर जिसे आप स्मॉल m से डिनोट करते हो इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर जिसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर। और 1 नैनोमीटर जिसे आप स्मॉल n से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 पेकोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं टिक लगा देती हूँ। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 किलो इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेगा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कभी कभी गीगा भी पूछते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, ठीक है, बट पूछते हैं, ठीक है। ये और डेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर डबल टिक लगा रही हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 सेंटीमीटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, नैनो है लेकिन बहुत नहीं, पेको भी है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब जो है जो तीसरे से लेके मैंने 11 तक बताया है वो, ठीक है, वो जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट, जिसपे आपने स्टार मार्क किया है वो इम्पोर्टेंट है। और डेका और हेक्टो ये आते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर आप फोकस करें तो माइक्रो पे कीजिए, मिली पे कीजिए, सेंटी पे कीजिए, डेसी पे कीजिए और किलो पे कीजिए, ठीक है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ये मतलब ये जनरली क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा और आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये जो रिलेशनशिप है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की टॉपिक पे बात करते हैं। आपको ये समझ में आया, ठीक है। ये कुछ समझाने वाला तो ऐसा नहीं था, लेकिन
आपको ये याद होनी चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी ये याद होनी चाहिए, और आपको ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ओके, चलिए बाय बाय।